वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मुल्क दुनिया में फैलता हुआ जो तेज़ी से कोरोना वायरस है और इसके जो अब मरीज़ हैं वो पाकिस्तान में भी सामने आ रहे हैं। आज ही खबर आई है कि गिलगित बल्तिस्तान से 2 और क्वेटा से पहला जो केस है कोरोना वायरस का उसकी शनाख्त हो चुकी है और अब मुल्क भर के अंदर इस वक्त 20 केसेस जो हैं वो सामने आ चुके हैं। और ये जो 20 केसेस हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो केसेस सामने आए हैं वो सिंध में हैं। बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान से भी जो केसेस नए रिपोर्ट हुए हैं वो कम उम्र बच्चों के हैं, उनकी उम्र 12 और 14 साल बताई जाती है। सिंध हुकूमत जो है वो इस वक्त तक सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है, ये उनका दावा भी है। वो ये भी फैसला कर रहे हैं और गौर कर रहे हैं इस पे कि क्या स्कूल्स को बंद रखना चाहिए मज़ीद और कराची के अंदर और भी पाबंदियां लगानी चाहिए। आज जो मीटिंग इस हवाले से सिंध हुकूमत ने की, अभी इत्तला यही आई है कि अभी तक उन्होंने इस हवाले से स्कूलों के हवाले से ऐसा सच कोई फैसला नहीं किया, ये पेंडिंग रहा। मगर साथ साथ जो सिंध हुकूमत है वो थोड़ी सी तनकीद फेडरल हुकूमत पे भी कर रही है और बाकी सूबों की हुकूमतों के ऊपर भी सवाल उठा रही है। सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि कराची एयरपोर्ट के ऊपर जो स्क्रीनिंग का सिस्टम है वो दुरुस्त काम नहीं कर रहा और जो मुतल्लिका हुकाम है वो भी सही तरीके से अपनी जो खिदमात हैं वो सरअंजाम नहीं दे रहा। और ये बात यहाँ कहनी ज़रूरी है कि जो एयरपोर्ट्स के ऊपर इस तरह की हिफाजती तदाबीर की गई हैं वो वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। साथ में वो ये इस पे भी सवाल उठाते हैं कि अगर इतने कम केसेस पंजाब से या और सूबों से सामने आए हैं तो क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि हुकूमतों ने अभी तक इतने टेस्ट नहीं किए या उन मुसाफिर हजरात जो वापस आए हैं और मुल्कों से पंजाब में या बलूचिस्तान में वापस, उनके टेस्ट भी नहीं किए। दुनिया भर में भी इस वक्त बहुत ज़्यादा शदीद तशवीश हम कह सकते हैं हम देख रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से। दुनिया के अंदर 120 ममालिक जो हैं उसके अंदर अब कोरोना वायरस जो है वो सामने आ चुका है। मजमूई तौर पर 1,15,000 मरीज़ सामने आए हैं और 4,200 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने भी ईरान का बॉर्डर सील करने के साथ साथ चीन के साथ जो बराह रास्त फ़्लाइट्स थीं उनको भी मुअत्तल किया हुआ है 31 मार्च तक। और अब तक यही दावा किया जा रहा है कि जो केसेस सामने आए हैं पाकिस्तान में वो ज़्यादातर मुसाफिरों के थे जो ईरान से वापस आए हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब जो वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत हैं। वेलकम टू द शो सर। जी डॉक्टर साहब, तो पहला केस लेटेस्ट केस जो आया वो गिलगित बल्तिस्तान से, दूसरा अभी तक पाकिस्तान के अंदर कोई हम कह रहे ना जिसको कि सिर्फ मुसाफिरों के अंदर पाया गया है। पाकिस्तान में किसी पेशेंट से किसी और को अभी तक वायरस लगने का कोई केस सामने नहीं आया। हमारे पास इस चीज का कोई सबूत नहीं है, बावजूद एक अच्छा इस सेंस में रिलेटिव टर्म्स में सर्विलेंस सिस्टम होने के बावजूद, टेस्टिंग फैसिलिटीज होने के बावजूद, स्क्रीनिंग सिस्टम होने के बावजूद हमने जो अब तक किया है उसमें कोई ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी एक इम्प्लीकेशन है, वो मैं आपके नाजरीन को समझाना चाहता हूँ। देखिए, जब तक आपके पास सिर्फ प्राइमरी केसेस है, यानी कि जो बाहर से अपने जिस्मों के अंदर वायरस लेकर आए, हमने उनको एयरपोर्ट पे पकड़ा या उस वक्त सिम्टम नहीं थे, वो घरों को चले गए और उन्होंने रिपोर्ट कर दिया। इन केसेस को अगर हम सही तरीके से मैनेज कर ले और इनके जो इमीडिएट कॉन्टैक्ट्स थे उनको सही तरीके से स्क्रीन कर लें तो हम पाकिस्तान में कोरोना को रोक सकते हैं। पर डॉक्टर साहब, सिंध हुकूमत की तरफ से ये इल्ज़ाम सामने आ रहा है कि एयरपोर्ट के ऊपर जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो इतना कमज़ोर है कि अभी तक एक पेशेंट भी जो है एयरपोर्ट पे नहीं पकड़ा गया, सब घर गए हैं, उसके बाद उनका पता चला है या वो अस्पताल खुद पहुंचे। एंड दे से दैट दिस इज द बेस्ट एविडेंस कि अभी तक हमारा एयरपोर्ट्स का सिस्टम अच्छा नहीं है, एक पेशेंट भी नहीं हमने वहां आइडेंटिफाई किया। सबसे पहले तो ये कि ये इल्जाम का जो लफ्ज आपने बोला है ना, मुझे इस पे एतराज है। अच्छा, तनकीद की है उन्होंने आपकी। चलें, तनकीद, मुस्बत तनकीद बेहतर चीज है। अच्छा, मैं खुद वज़ीर आला सिंध के साथ इन टच हूँ और हम बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं।
वफाक और सूबे बशमूल सिंध इस वक्त एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो ये बात है कि हमारा एयरपोर्ट के ऊपर स्क्रीनिंग का सिस्टम ठीक नहीं, तो ये समझ लीजिए कि अब से 2 महीने पहले ये सिस्टम ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट था। बिल्कुल सही। ठीक है जी। हमने अदारे बनाए हुए हैं जो करते करते कुछ भी नहीं, ना हमने उनको कभी सपोर्ट किया। तो हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि जो हमारे पॉइंट ऑफ एंट्रीज के ऊपर हेल्थ स्क्रीनिंग होनी चाहिए उसकी कभी बड़ी अशद ज़रूरत भी पड़ सकती है, लिहाजा हम उनको स्ट्रॉन्ग करें, वहाँ पे लोग दें, उनको पैसा दें, उनको इक्विपमेंट दें, उनको ट्रेनिंग दें। जो कुछ हमने किया है ये पिछले चंद हफ्तों में किया है, और अपने दूसरे महकमों से लोग निकाल के वहाँ पे लगाएं। जो लोग बाहर से आए हैं अब तक, और मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स दे सकता हूं कि 0.8 मिलियन लोगों को 1 फरवरी से अब तक हम स्क्रीन कर चुके हैं। At the airports. At the airports. Not the border entry points, just the airports. सिर्फ मैं 3 एयरपोर्ट्स की बात, 3 नहीं बल्कि जो बाकी जहां भी डायरेक्ट फ्लाइट्स, बाहर से फ्लाइट्स, जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही है। अच्छा, यहाँ पे अब जो अगली बात समझने, मैं ये नहीं कह रहा कि ये 100% परफेक्ट है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये 98% है, काम कर रहा है। ठीक है, ये बहुत बड़ी परसेंटेज है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। लेट्स बी रियलिस्टिक। अच्छा, अब अगली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा एक एसओपी है। एसओपी इज एज फॉलोज, ताकि सारे लोग समझ जाएं इस चीज को। आप अगर ऐसे मुल्क से वापस आए हैं कि जहां पे कोरोना वायरस की डिजीज है, चंद दिन पहले तक हमने उसमें 4 मुल्क रखे हुए थे, चीन, ईरान, इटली और साउथ कोरिया। उससे पहले सिर्फ 2 थे, चीन और ईरान। अगर वो वापस आए और अगर वो हमने उनकी स्क्रीनिंग की, उस स्क्रीनिंग के में उस दौरान अगर उनको साइन और सिम्टम्स अभी डेवलप नहीं हुए थे, तो हम उनको अस्पताल तो नहीं भेज सकते। हम उनको कुछ हदायत के साथ और उनके हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म लेके रख लेते हैं, जिसके ऊपर उनका एड्रेस और मोबाइल नंबर भी होता है। हर 48 घंटे के बाद उनको फॉलो अप कॉल करते हैं, पीटीए के साथ मिलके उनको एसएमएस भेजते हैं। ये सिर्फ जो सस्पेक्टेड मुल्क हैं, जी जी, उनके पेशेंट्स की आप बात करें। ठीक है। अच्छा, फिर जब वो चले जाते हैं, तो ये जो लोग हैं, ये तकरीबन 20,000 से ज्यादा ऐसे लोग हम अब तक कर चुके हैं। और ये फेडरल हुकूमत उन सबको कर रही है, क्योंकि सिंध हुकूमत का अगेन ये तनकीद है कि वो फॉलो अप कर रहे हैं, बाकी सूबे नहीं कर रहे। जी, मैं आपको बताता हूँ। जो पॉइंट ऑफ एंट्रीज होते हैं ना मुल्क के, वो फेडरल फंक्शन होता है, लेकिन चूंकि एक इमरजेंसी की कैफियत है, तो हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ये रिक्वेस्ट की कि हमारे पास लोग कम हैं, आपके सूबों में ये पॉइंट ऑफ एंट्रीज हैं, नेशनल इमरजेंसी है, हमने मिलके इस पे काम करना है, लेट्स जॉइन हैंड्स। और अप्रिशिएबली सिंध इंक्लूडेड, पंजाब, केपी, सब ने कुछ लोग हमें दिए। वो अब लोगों ने रीइंफोर्स किया हमारे पॉइंट ऑफ एंट्रीज को। वो अब हमारी एक अच्छी नफरी वहाँ पे हो गई है, और वहाँ पे स्क्रीनिंग का इंतज़ाम उस वक्त के बाद कि जब प्रोविंसेस ने भी हमें अपने लोग दे दिए, ज़्यादा बेहतर तरीके से चल रहा है। यहाँ मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ। आपने तो कहा ना कि इल्ज़ाम, मैं एक्चुअली तारीफ करना चाहता हूँ। सिंध गवर्नमेंट ने अब तक बड़े जिम्मेदारी के साथ बड़े अच्छे तरीके से काम किया है। इसका ये मतलब नहीं कि पंजाब ने नहीं किया, कहीं और मसला ना खड़ा हो जाए। या यही सवाल था, क्योंकि नहीं, वो हाईलाइट कर रहे हैं सब लोग। इफ आई मे जस्ट, क्योंकि आप जवाब दे रहे हैं तो यू कैन, क्योंकि एक और चीज जो सिंध हुकूमत के जो ऑफिशियल्स हैं वो हाईलाइट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि सिंध में इतने केसेस सामने आ गए क्योंकि हमने पसू किया है। पंजाब में अभी तक एक केस भी सामने नहीं आया, जबकि जो ईरान से जायरीन वापस आए उनमें से काफी बड़ी तादाद ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुझे जाती तौर पे पता है कि पंजाब ने किस तरीके से इनको फॉलो किया है। मेरे पास नंबर्स मौजूद हैं, सही। कितने लोगों को उन्होंने आज किया, मैं आपको नंबर निकाल के बता सकता हूँ। तो ऐसी बात नहीं है। कराची की एक और बहुत बड़ी वजह यह है, सिंध या कह लें उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि ये बाहर से आने वाले लोगों का सबसे मसरूफ हवाई अड्डा है कराची के अंदर। सही। अगेन आप नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं कि कितनी फ्लाइट्स कराची में आती हैं और कितने पैसेंजर्स वहां से आते हैं, और एज कम्पेयर टू लाहौर या इस्लामाबाद। तो अच्छा, अब ये है कि जब अगर उस वक्त साइन और सिम्टम नहीं था,
تو ہم نے ان کو ہدایات دے کے چلا دیا. اگر سائن سمٹم تھا تو ہم نے ان کو وہیں پہ پک کیا. اب تک جو 19 ہمارے پازیٹیو پیشنٹس ہیں جی ان میں سے ایگزیکٹ نمبر آپ کو دیا جا سکتا ہے کہ جو ہم نے اسکریننگ کے دوران پکڑے. سر ایئرپورٹس میں سے کوئی کتنے ہیں ان میں سے کیسز ایسے جو آپ نے ٹو بی آنیسٹ میرے پاس ایگزیکٹ فگر نہیں ہے, رف بال پارک فگر. میرا خیال ہے کہ 1/3 میرا خیال ہے 1/3 ہیں, 1/3 ہیں کہ جن کو وہاں سے لیا اور ان کو پھر ہیلتھ پوسٹ پہ بھیجا, وہاں سے ریپڈ رسپانس ٹیم آئی اور انہوں نے ان کو ہاسپٹل بھیجا اور وہاں سے پھر ہم نے ان کو سر. تو یہ مطلب اس کو نا ذرا ایک ریئلسٹک طریقے سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ کہنا اگر کوئی سندھ کی گورنمنٹ کا ترجمان اگر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, میں خود ایگری کرتا ہوں ضرورت ہے. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے کوئی غفلت ہوئی ہے, شاید کہیں ہو بھی گئی ہو, لیکن ہم پوری ایمانداری سے توجہ سے یہ کام کر رہے ہیں اور ہمیں مل کے کرنا چاہیے. سندھ حکومت کی تنقید سامنے آئی ہے, کل ایٹ لیسٹ ٹی وی چینلز پہ ہم نے سنا, کل چیف منسٹر سندھ بھی آئے ایک شو کے اندر, انہوں نے بات کی. کیا آپ کی ان سے اس کے بعد کوئی گفتگو ہوئی ہے جو انہوں نے اتنی پبلکلی یہ تنقید کی ہے کہ فیڈرل حکومت سے ہمیں وہ کوآپریشن نہیں مل رہی جو ہمیں چاہیے؟ اس پہ میری ابھی بات نہیں ہوئی. میری کل لیٹ نائٹ ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہوئی. تو بائی دیٹ ٹائم ہی مسٹ ہیو گیون دی انٹرویو. نہیں, بٹ ہی ڈڈنٹ برنگ اٹ اپ. نہیں, انہوں نے مجھے ایک پوائنٹ بتایا تھا, وہ ہم نے فوراً درست کر دیا, اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. We have to take a short break. We'll be right back. جی ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب سے. اور ابھی تک ایک اور بہت بڑا ایشو ہے اور لوگ اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں, سندھ حکومت کو چھوڑ دیں آپ, کہ پی ایس ایل کے میچز پہ آپ لوگ کوئی ریسٹرکشن نہیں لگا رہے. بہت بڑے کراؤڈز ہوں گے, چاہے بڑے کراؤڈز نہ بھی آئیں, 1000 آدمی بھی آ جائے, تو کنسیڈرنگ کہ کرونا وائرس کا خطرہ ہے, کنسیڈرنگ کہ سندھ میں اتنے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں, آپ لوگ کیوں نہیں فیصلہ کرتے کہ ان کو یا کینسل کر دیا جائے یا لوگ دیکھنے نہ جائیں؟ وہاں سے پھیل گیا تو آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ دیکھیں, آپ کو آلویز یو ہیو ٹو اسیس دا رسک. ٹھیک ہے جی, رسک کے بارے میں آپ کی ایک رائے ہو سکتی ہے, میری رائے ہو سکتی ہے, کسی اور زیادہ کوالیفائڈ ٹیکنیکل بندے کی اور رائے ہو سکتی ہے, اور کسی لے پرسن کی بالکل مختلف ہو سکتی ہے. بالکل صحیح. اچھا, اس میں اب یہ ہے کہ جب تک ہمارے ہاں اللہ نہ کرے یہ ہو کہ ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسفر جب تک نہیں ہو رہی, تو ہمیں کوئی ڈراسٹک میئرز اباؤٹ سچ گیدرنگز لینے کی ضرورت نہیں ہے. خدا نہ خواستہ جب ہو گئی تو بہت یعنی مائنیوٹلی دیکھ رہے ہیں پوری صورتحال کو. سر, تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو باقی ممالک کا ڈیٹا آبویسلی آپ کے پاس ہوگا, WHO کی بھی تفصیل آئی ہوگی, کہ کیا کوئی ایسا ہم ٹائم پیریڈ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ جب باہر سے کیسز کسی بھی ملک کے اندر آتے ہیں تو اس کے بعد اندازاً کتنے عرصے کے بعد اس ملک کے اندر ہیومن ٹو ہیومن پاس آن ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اس کا لگا بندہ اصول نہیں ہے, مختلف ملکوں کا مختلف ایکسپیرینس ہے حالیہ دنوں کے اندر, اور بہت سارے فیکٹرز اس کے اندر پلے کرتے ہیں. ہمارا یہ خیال ہے, یہ تو وقت بتائے گا کہ ہماری حکمت عملی کس حد تک صحیح تھی یا اس میں, لیکن اگر آپ ایویڈنس پہ جائیں اب تک کا جو ٹریک ریکارڈ ہے, چاروں ہمارے ہمسایہ ممالک میں کیسز ہو چکے تھے. صحیح. ہمارے کیسز سب سے آخر میں ہوں 19 کیسز ہے, 19 کے 19 جو ہیں وہ ایران عراق اس سائڈ سے آئے ہیں. چائنا سے ہمارے پاس ایک کیس بھی نہیں آیا. کسی کی ٹریول ہسٹری میں یہ نہیں ہے کہ وہ چائنا ہو اور یہاں پہ آ کے پازیٹیو ہو گیا ہو. اب دیکھیں نا, یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہوا. ٹھیک ہے, اور اسی کے ساتھ اٹیچڈ کوسچن از دیٹ اب آپ کتنا ایکسپیکٹ کریں کہ کیسز بڑھیں گے؟ بیکاز آبویسلی صرف یہ کہہ دینا کہ 10 تھے اب 20 ہو گئے ہیں, بیکاز اس کی تو ٹرانسمیشن کی ریٹ بہت تیز ہے. تو آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ جب تک ہم نے ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسفر کو روکا ہوا ہے, کیسز صرف باہر سے آئیں گے. جب خدا نہ خواستہ اگین جب ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسفر شروع ہو گئی تو پھر گریجولی گراف ایسے جاتا ہے اور پھر بہت اوپر چلا جاتا ہے. اور اس میں اٹ از اینی باڈیز گیس.
एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होती है और बहुत तेजी से फिर केसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तैयारी कितने टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं सर? ये सब एक्सपर्ट सवाल पूछते हैं कि आपकी जो एक तो तैयारी है, जो आप फंड्स रिलीज करें, आप कोई तो टाइम पीरियड होता है जिसके लिए आप ये प्रिपरेशंस करते हैं? मैंने आपके मेरा ख्याल है पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा था, नोवल कोरोना वायरस का पहला आउटब्रेक है। बहुत सारी अननोन चीजें हैं इसके बारे में, हमें नहीं पता कि आने वाले दिन कैसे होंगे। हो सकता है अब देखें चाइना में जी केसेस कम होने शुरू हो गए, ठीक है, बाहर की दुनिया में बढ़ने शुरू हो गए। बाहर की दुनिया को अगर ज्यादा क्लोजली देखें तो अगर आप स्पेन या इटली या साउथ कोरिया वहां पे देखें तो मैं अभी हम एक ग्राफ देख रहे थे कि 23 फरवरी मसलन, हाँ ये हम बात कर रहे थे स्पेन की, 23 फरवरी को 10 से कम केसेस थे, 10 मार्च को 1000 से ज्यादा केसेस हो गए। इट टेल्स यू समथिंग, कि जब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर शुरू होती है तो फिर बहुत तेजी से केसेस बढ़ना शुरू कर देते हैं। हमारी इस वक्त पूरी कोशिश है कि हम किसी तरीके से इन सारे पेशेंट, और मैं तारीफ करना चाहता हूं कि हमारे सिंध में, यहाँ फेडरल में, गिलगित में जो केयर हो रही है इन पेशेंट्स की वो बहुत अच्छी हो रही है। आप देखें, इसी से अंदाजा लगाएं कि आज मुझे पता लगा कि दूसरा पेशेंट भी डिस्चार्ज हो गया, 2 पेशेंट्स डिस्चार्ज हो चुके। बिल्कुल सर, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। कुछ तनकीद ये हो रही है कि वजीर आजम साहब फोरफ्रंट पे नहीं नजर आ रहे। डॉन अखबार ने इसके ऊपर इदारिया भी किया, इस हवाले से ऑपेड भी आया। डू यू थिंक दैट्स वैलिड? मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज इससे किया था कि मैं अभी प्राइम मिनिस्टर हाउस से आ रहा हूँ और बड़ी लंबी उनके साथ मीटिंग हुई है। द ओनली सब्जेक्ट विच वॉज डिस्कस्ड वाज कोरोना वायरस और आने वाले दिन और हमारी प्लानिंग और हमारी तैयारी। आने वाले चंद दिनों में there will be some decisions and there will be some news. And we will see the Prime Minister's face leading it from the front. इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात की। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पार्लियामेंट्री पार्टी का जो इजलास अगले दिन हुआ और उस हवाले से खबरें जो सामने आ रही हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे नवाज लीग का, जिसके अंदर इख्तलाफी आवाज़ें जो हैं वो उठ रही हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी की पार्टी की मीटिंग हुई, उसके अंदर भी बहुत सारी तनकीद हुई। लोगों ने सवाल उठाए कि शहबाज शरीफ साहब अभी तक वापस क्यों नहीं आए, जो लीडर्स बैठे हैं मुल्क के अंदर पार्टी चला रहे हैं वो बाकियों से कंसल्टेशन क्यों नहीं करते। और साथ साथ एक और जो पैरेलल खबर कल चल रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से, वो ये थी कि उनके कुछ जो MPs हैं वो जाके चीफ मिनिस्टर बुज़दार को मिले, और उसके बाद वो टेलीविजन शोज पे भी उनमें से 1-2 MPs आए और उन्होंने भी जमात की जो सीनियर लीडरशिप है उसकी तनकीद की, सवाल उठाए कि सीनियर लीडरशिप मुल्क से बाहर क्यों है वो, और उन्होंने सवाल उन लोगों के बारे में भी उठाए जो उनकी गैर मौजूदगी में इस वक्त पार्टी के अफेयर्स को देख रहे हैं। इस इशू पे बात करने के लिए आज वक्त मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, जो नायब सदर हैं मुस्लिम लीग नवाज के और साबिक वफाकी वजीर। वेलकम टू द शो सर। सर, योर पार्टी इज लीकिंग दीज डेज, मतलब कि आप लोगों की मीटिंग होती नहीं है और खबरें पहले आ जाती हैं कि किसकी लड़ाई किससे हुई, किसने क्या धुएंधार तकरीर की, क्या चक्कर है? दिस वाज अ पार्टी जिसमें से पहले खबर ही कभी नहीं निकलती थी। नहीं, देखिए, पार्टी में 2 चीजें तो इस पे कोई मुकम्मल तौर पर इत्तफाक और कंसेंसस है। एक मोहम्मद नवाज शरीफ की लीडरशिप के ऊपर, और दूसरा ये कि ये जो आटा चोर चीनी चोर नालायक हुकूमत है, इसके खिलाफ हम बरसरे पैकार हैं और रहेंगे। उसके अलावा जो क्रिटिसिज्म हुआ है, मैं हैरान हूं, जो मैंने कवरेज आज सुबह अखबारों में पढ़ी, हालांकि मैं शुरू से लेकर आखिर तक वहां मौजूद था। मेरे तो ख्याल में बहुत अच्छी मीटिंग हुई, क्योंकि अगर इस पे क्रिटिसिज्म 3 हुए जी, और तीनों मैं समझता हूं मुस्बत है। पहली बात कि पार्टी का वफाकी कैरेक्टर भी खुलकर सामने आना चाहिए, सिर्फ पंजाब नहीं दूसरे सूबों के लोगों की भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ये भी वहां बात हुई। दूसरा इशू कि ज्यादा मुशावरत का हल्का जो है वो वसी होना चाहिए, बहुत अच्छी बात हुई। तीसरा इशू कहा गया कि जी मियां शहबाज शरीफ को मुल्क में वापस आना चाहिए, बहुत अच्छी बात हुई।
تو میں تو کل سے بحران ڈھونڈ رہا ہوں کہ جی جو ہم نے ٹی وی پر دیکھا اور آج صبح اخباروں میں پڑھا، میں وہاں موجود تھا. میرے تو خیال میں جس پارٹی کا میں رکن ہوں اور جس پارٹی کی ٹکٹ پر پاکستان کے عوام کے ایک حصے نے مجھے منتخب کیا ہے، اس کا ارتقا ہو رہا ہے. اٹ از ایوالونگ، اور جو بہتر مثبت طرف اس کا ارتقا ہو رہا ہے کہ جہاں جو سینئر لیڈرشپ ہے اس سے سوال بھی ہوتے ہیں. لوگوں نے ہائیسٹ لیڈرشپ کے اوپر بھی کوشچن کیے ہیں، شہباز شریف صاحب کے اوپر بھی کوشچن کیا ہے. اور یہ کہ پارٹی کا ایک کیریکٹر جو ہے اس میں چاروں صوبوں کے لوگ شامل ہیں، گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں. لوگوں کو بھول جاتا ہے آج بھی مسلم لیگ نون کی حکومتیں موجود ہیں، جو ایک کا تو الیکشن ہونے لگا ہے گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں اگلے سال ہوگا. تو اس کا جو پورا کیریکٹر ہے، ملک کے تمام جو علاقے ہیں جہاں سے ہماری نمائندگی موجود ہے، اس کی ایک جھلک جو ہے وہ اس طرح کی میٹنگوں میں نظر آنی چاہیے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت مثبت اور اچھی میٹنگ ہوئی. سر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایوالو کر رہی ہے پارٹی، تو آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس طرح کھل کے بات نہیں ہوتی تھی، لوگ سوال نہیں اٹھاتے تھے، تنقید نہیں کرتے تھے، جو اب ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں، ایک تو یہ ہے، دیکھیں ایک ہمیں پاکستان کی جو سیاسی حقیقت ہے اس کو بھی ماننا چاہیے. جی جب تو پارٹی کے سربراہ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں تو ہر کوئی کچھ جھجکتے ہیں لوگ بات کرنے سے. صحیح. اب جب کہ وہ جو ہیں نہیں ہیں یہاں، اپنے علاج کے لیے باہر ہیں، ان کی غیر موجودگی کی وجہ سے لوگوں کو ضرور یہ گفتگو جو شاید پہلے کم ہوتی تھی یا دبے الفاظ میں ہوتی تھی، وہ کھل کر ہوئی ہے. اور ارتقا دیکھیے الٹیمیٹلی جو بھی تاریخ ہو، بہت سارے معاملات میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، ایشوز بھی اٹھتے ہیں، میڈیا سے بھی کرٹیسزم ہوتا ہے. صحیح. لیکن بہرحال ہم نے آگے جانا ہے. اور آج کل خاص طور پہ جو مخدوش صورتحال ہے، میں آپ کے پروگرام کی وجہ سے مجھے اب بہت سارے لوگ ایسے مل رہے ہیں جنہوں نے کہا جی کہ اب ہم پورا ہفتہ دال بھی نہیں کھا سکتے، ہم صرف 2 دن 7 دن میں دال کھا سکتے ہیں، باقی ہم صرف آٹا کھا رہے ہیں، ہم روٹیاں کھا رہے ہیں. تو جب ایسے مخدوش حالات ہوں تو پارٹی کو عوام کی رائے کا اظہار ہونا چاہیے. اگر لوگ اس کی بات کر رہے ہیں، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور آئی تھنک ہمارے لیے بھی ایک سبق بھی ہے اور ہمارے لیے ایک جو ہے سمجھے ایک سینس بھی ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. سر بٹ جو آپ بات بتا رہے ہیں یا جو ہم نے خبروں میں دیکھی، اخباروں میں پڑھی، جتنی بھی صحیح ہے کہ نہیں، بیکاز آبویسلی ہم تو وہاں نہیں تھے، اس سے تو نہیں لگ رہا کہ لوگوں کی کوئی بات ہو رہی ہے نا. آپ نے خود کہا، مطلب کہ آپ نے کہا کہ اگر کچھ لوگوں نے یہ تنقید کی کہ جو پارٹی کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے یا اس کے اندر زیادہ وفاق کی ایک ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، اگر ان کا کنسلٹیشن زیادہ ہونی چاہیے، اگر ان کا شہباز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے، تو یہ تو سارے آپ کے بہت انٹرنل، جس کو کہتے ہیں مائنیوٹ ایشوز ہیں پارٹی کی آرگنائزیشن کے یا پارٹی کی چلنے کے. لوگوں کا ذکر تو اس میں کوئی بھی نہیں آیا. اس میں بہت گہرا ذکر. مثلا شہباز صاحب کی جو واپسی کا مطالبہ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ آ کے پارٹی کو ری آرگنائز کریں. وہ مطالبہ تھا، ہمارے ڈسٹنگوشڈ کالیگ ہیں، انہوں نے یہی بات کی. انہوں نے کہا ہم مثلا میں بھی، محسن رانجھا صاحب نے یہ کہا، میں بھی اور محسن صاحب بھی اور بھی دوسرے لوگ، ہم ٹیلی ویژن پر جاتے ہیں، ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں، لیکن جتنی توانا آواز اور وہ آواز جس کو سنا جائے، وہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور جو ہمارے صدر ہیں ان کی ہو سکتی ہے. وہ ہم سب کی مل ملا بھی لیں تو اتنی توانا آواز نہیں ہو سکتی. تو اس لیے یہ جو ایکسپریشن ہے عوام کی مشکلات کا اور عوام کو جو مسائل درپیش ہیں، جس گردن توڑ مہنگائی کا سامنا ہے، اس کا ایکسپریشن کرنے کے لیے بھی صدر پارٹی اور لیڈر آف دی اپوزیشن کا یہاں ہونا بہت ضروری ہے. سر بٹ احسن اقبال صاحب نے تو آج شاید میڈیا سے کہا ہے کہ ان کو وہاں رہنا چاہیے، نواز شریف صاحب کو ان کی ضرورت ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جماعت کے اندر ایسا کوئی جو بات درست ہے، پارٹی کے اندر ایک رائے موجود ہے، اس کا کل اظہار ہوا ہے، ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ ہم لوگوں کی رائے کو دبانا جو ہے وہ کسی بھی طرح پارٹی کے لیے اچھا نہیں ہے. ایک رائے موجود ہے، ہم سب کو، ہمیں شاید بعض باتیں ایسی ہوئیں جو کسی کو اچھی نہیں لگیں، آپس میں کچھ لوگوں کی جو ہے وہ ایک وربل گفتگو بھی، لیکن یہ اٹس بسائڈز دا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ تینوں ایشوز ایسے ہیں جو مثبت ہیں اور اس میں پارٹی جو ہے اس نے آگے جانا ہے. اور ہم نے خاص طور پہ دیکھیں نا، ایک چیز جس کا کل ذکر ہوا، کسی اخبار نے ذکر نہیں کیا، کہ ہمارے دوست نے اٹھ کر یہ بھی کہا کہ دیکھیں آج فوڈ انفلیشن جو ہے، اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی 24% ہے. تو انہوں نے شاید کوئی تحقیق کی تھی، انہوں نے ہم سب کو بتایا کہ مئی 2018 جو ہمارا آخری مہینہ تھا، اس میں اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی کی شرح 1% تھی. بالکل. تو اب یہ 1 اور 24 کا فرق ہے، اس کو کھول کر بیان کرنا، اس کی وجوہات بیان کرنا، اس کے لیے ہمیں لیڈر آف دی اپوزیشن کی آواز چاہیے، ان کی توانا آواز، پارلیمان کے اندر بھی اور باہر بھی. بالکل صحیح. ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم خرم صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब से। जी सर, मीटिंग धुआंधार हुई, ऊपर से जो पंजाब में आपके कुछ एमपीएस हैं वो भी बहुत धुआंधार स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, कल से आपने सुनी? जी मैंने सुनी तो नहीं, हकीकत यह है मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि उन्होंने किस किस्म की गुफ्तगू की है। उसमें मैं भी आप शायद मुझसे बेहतर इन्फॉर्म्ड हैं। किसी ने भी मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत को चैलेंज नहीं किया एज फार एज आई नो, और सब ने यही कहा कि जी उनको डेवलपमेंट के इशूज थे। इस हुकूमत के साथ ऐसे वक्त में जरा सा भी कोई ताउन करना किसी भी वजह से हो, वो ऐसे ही है कि आप डूबते हुए टाइटैनिक पर सवार हो जाएं और आप कहें अच्छा जी मुझे इस वक्त तो लग रहा है कि बहुत बड़ा जहाज है, लेकिन असल में तो वो डूब रहा है। तो ये हुकूमत डूब रही है बिकॉज किसी भी तरह जो पंजाब के, अगर हम सिर्फ पंजाब की बात करें, और चूंकि मेरा खुद ताल्लुक पंजाब से है, इन 18 महीनों में एक गवर्नेंस का कलैप्स हुआ है, इनहदाम हुआ है पंजाब में, सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। और सवाए वो प्रोजेक्ट जो मुस्लिम लीग नून के शुरू किए हुए जो मुकम्मल हुए हैं, उनके ऊपर से तख्तियां उखाड़ कर अपनी लगाने के या प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपनी नई तख्ती लगाने के, ये गवर्नमेंट जो इस वक्त पंजाब की है पीटीआई की, ये मुकम्मल तौर पर किसी भी तरह पंजाब की आवाम को सर्व नहीं कर पाई। अब ये है, देखिए बट सर देखिए, मुझे एक बात, अब सवाल ये कि उन कुछ एमपीएस को जिनको अपने हलकों के लिए डेवलपमेंट फंड की ख्वाहिश है, उनको वो टॉफियां बांटना जिन्हें इमरान खान साहब करप्शन की मां कहा करते। देखिए सर, ये टॉफियां माजी में आपने हमने बांटी हैं, हर जमात बांटती है। अब देखिए आप लोगों ने ये क्रेडिट लिया और सही, आपने कहा हमारी पार्टी नहीं टूटी, इतना प्रेशर था फिर भी नहीं टूटी, अनलाइक 97 या 99 या उससे पहले। तो सर अब अगर वो जाके मिलते हैं और पब्लिकली टीवी पे बैठ के कहते हैं कि हम मिले और हम शायद लोटे बन जाएं, तो फिर आपके जो वो दावे थे वो तो कमजोर पड़ गए ना। आप जितना मर्जी पीटीआई को इधर वो कर लें कि वो the rats are going to a sinking ship, that is no credit to you। ये है कि जो लोग खुद अपने मुंह से लोटा कहलवाने के लिए तैयार हैं, उनके साथ तो इज़हार हमदर्दी भी नहीं हो सकता। उनके साथ तो सिर्फ एक यही है कि हम उनको ये उम्मीद करेंगे कि उन्हें ये बात बहुत जल्द समझ आ जाएगी कि वो But will the party take disciplinary action against them? जी मुझे बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्द इसके ऊपर एक्शन होगा। अभी चूंकि हमारे पास वो एविडेंस नहीं है कि वाकई डेवलपमेंट फंड्स इशू हो गए, जब वो जैसे ही क्लैरिटी आएगी इसके ऊपर कि किस ये सौदा क्या हुआ, अपनी अगर आप वफादारी का सौदा हुआ है तो किस कीमत पर हुआ, जब वो कीमत वाजे हो जाएगी तो पार्टी उस पर एक्शन लेगी। और जाहिर है कि ऑलरेडी अगले इलेक्शन के लिए जैसे ही एक इलेक्शन खत्म होता है अगला इलेक्शन उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। तो उस अगले इलेक्शन के लिए जो टिकट के मामलात हैं वो ऑलरेडी बहुत सारे लोग पोजीशन कर रहे हैं। इनसे कहीं ज्यादा लोग ऐसे हैं जो मैं आपको बता सकता हूं पंजाब असेंबली में पीटीआई के, जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के टिकट के ख्वाह हैं अगले इलेक्शन में। तो ये एक खेल है, ये चलता रहेगा, लेकिन इन लोगों ने जो फैसला किया है ये किसी भी तरह दुरुस्त नहीं है और ये बारावर भी नहीं होगा उनके हलकों के लिए भी। सर पर आपके ख्याल में क्या और लोग भी ऐसे होंगे जो आप चाहे पंजाब के लेवल पे ही हों, जो शायद अनकरीब ऐसे ही फैसले और करें? अभी तो ये 6-7 की खबर आ रही है, वी कांट बी श्योर, बट जो हमारे रफकाए कार हैं पंजाब असेंबली के, मुझे वहां की डायनामिक्स का अंदाजा नहीं है, तो लिहाजा मैं नहीं कह सकता कि स्पेकुलेशन है। लेकिन हमजा शहबाज साहब वहां मौजूद हैं, चाहे वो नैब की हिरासत में, लेकिन वो पंजाब असेंबली में बाकायदगी से आते हैं, वो इस मामले को देख रहे हैं और बहुत जल्द पार्टी को रिपोर्ट भी करेंगे इस मामले में। सही। और सर बहुत तनकीद, एक साहब जो मिलने गए कल जो शोज में आए, उन्होंने अताउल्लाह तारड़ साहब के बारे में भी बहुत तनकीद की इस हवाले से, और उनका रोल जो है पंजाब की पार्टी पे। वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दैट? जी देखिए, अताउल्लाह तारड़ तो पार्टी के इस वक्त जो हैं वो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं सेंटर में, और चूंकि वो बहुत अरसा उन्होंने हमजा शहबाज साहब के साथ काम किया है, वो पंजाब की जो सियासत की जो ग्रैन्युलर डिटेल है, गहरी तफसीलात हैं, छोटी छोटी तफसीलात हैं, उनसे वाकिफ हैं, लिहाजा उनका रोल मौजूद है एज के भी जिन्होंने डील किया है। तो मैं नहीं समझता कि उनको क्रिटिसाइज करने से किसको क्या हासिल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ने हमसे बात की। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।